हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु के इस खास सेक्शन में जहां पे हम लोग ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग सर्कल पे डिस्कस कर रहे हैं और सर्कल में आज हम लोग कॉमन टेंजेंट पे बात करने वाले हैं। सर्कल की काफ़ी एक बेसिक चीज़ें, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कॉमन टेंजेंट पे देखेंगे किस टाइप के कॉमन टेंजेंट होती क्या है, क्या इनका यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, इन सब का यूज देखेंगे। सबसे पहले कॉमन टेंजेंट को जो हिंदी में बोलते हैं वो आप जान लीजिए। हिंदी में इसको बोला जाता है उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा या फिर स्पर्शी। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। स्पर्शी अगर बोल दिया गया वो भी एक ही चीज है। तो सबसे पहले ये पता चल गया भाई कॉमन टेंजेंट होती क्या, हिंदी में क्या नाम है। अब होती क्या है वो जरा देख लो। कॉमन टेंजेंट का मतलब ये हुआ अगर आपके पास दो सर्कल हैं, ठीक है, अगर आपके पास दो सर्कल हैं, ठीक है, तो इनमें मतलब कितनी कॉमन टेंजेंट बन, मतलब जो कॉमन टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो कि दोनों के लिए टेंजेंट का काम करे, वो होती है आपकी कॉमन टेंजेंट। अगर हम एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दें, इस तरीके से एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, तो दिख रहा है कि भाई ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन कॉमन है। ठीक है, दोनों में टेंजेंट है लेकिन दोनों में कॉमन। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कॉमन टेंजेंट क्या होता है। ये मुझे प्रैक्टिकल मतलब समझ आ गया कि दो सर्कल हैं। तो ठीक है, दो सर्कल अगर हमारे सामने है तो एक मतलब एक ऐसी टेंजेंट, एक ऐसी स्पर्श रेखा जो कि दोनों सर्कल के लिए कॉमन हो, वो हमारी कॉमन टेंजेंट कहलाती है। यहां तक तो बात क्लियर रही। अब बारी ये आई कि भाई कॉमन टेंजेंट जब ये समझ आ गया, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉप की जा सकती है कभी भी, मैक्सिमम और मिनिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। पहला केस हमारा ये है कि जब मान लीजिए दो सर्कल आपके, ठीक है, अगर आपके दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल आपके दूर दूर स्थित हैं। सबसे पहला केस हमने क्या ले लिया कि दो सर्कल आपके दूर दूर स्थित हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से लेते हैं फर्स्ट केस। दो सर्कल हमने बना दिए यहाँ पे। फर्स्ट सर्कल हमारा ये हुआ, सेकंड सर्कल हमारा ये हुआ। हमने कहा कि अब पहला केस ये है कि इस केस में आपसे पूछा जाता है कि बताइए मैक्सिमम कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है और मिनिमम कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो मिनिमम तो भाई एक ही रहेगा, मिनिमम का कोई लोचा नहीं है, मिनिमम एक ही रहेगा, मिनिमम हटा दो। हमें मैक्सिमम कितनी कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो कॉमन टेंजेंट में जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली कॉमन टेंजेंट तो आपको ये दिख गई, ठीक है। सेकंड कॉमन टेंजेंट आपको ये दिख गई। हम बात कर रहे हैं कि जब दो सर्कल, ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, तो वहां से बताइए कितनी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी दो आपको दिख गई, लेकिन दो और भी ड्रॉ की जा सकती हैं। अगर हम बात करें इस लाइन की, ठीक है, तो एक लाइन अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये भी एक आपकी कॉमन टेंजेंट है। सिमिलरली अगर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये लाइन भी मेरी कहीं ना कहीं कॉमन टेंजेंट ही है। दिख गई आपको। तो इस तरीके से मैंने देखा कि ओवरऑल हमने चार कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितनी हो गई, 4। किस केस में, फर्स्ट केस में जब दो सर्कल आपके एक दूसरे से दूर स्थित हों। थर्ड, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हम लोग ये जानेंगे भाई, सेकंड केस जरा वो क्या है वो चेक कर लेते हैं। जब हमारे दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो, हमारे दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम, मिनिमम तो एक होगी हर केस में, मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक टेंजेंट तो हमारी ये रही भाई, एक टेंजेंट तो ये रही, ठीक है, सेकंड वाली टेंजेंट हमारी ये रही, क्लियर, और जो थर्ड टेंजेंट रही वो हमारी ये रही। तो इस तरीके से मैंने देखा कि तीन कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं जब आपके दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो एक्सटर्नली। ठीक है, कौन सा केस है ये, आपका सेकंड केस। और कब, जब वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम हम लोग 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बात करते हैं जो हमारा थर्ड केस। थर्ड केस हमारा ये है कि अगर आपके दो सर्कल, थर्ड केस ये है अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो इस कंडीशन में कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट मतलब एक हुई टेंजेंट आपकी और ये आपकी सेकंड टेंजेंट। तो ओवरऑल पता चल गया कि दो आपकी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। मैक्सिमम कितनी आपकी ड्रॉ की जा सकती है, मैक्सिमम आपको पता चल गया दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं जब आपके दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, फोर्थ केस की हम बात कर लेते हैं। यहीं पे आपका जो फोर्थ केस बनेगा, ठीक है, जो हमारा फोर्थ केस बन रहा है वो ये कि आपके दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो। अगर आपके दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो इस कंडीशन में मैक्सिमम जो आपकी, मैक्सिमम कह लो मिनिमम कह लो, दोनों आपकी जो कॉमन टेंजेंट होगी, जो आपकी कॉमन टेंजेंट होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, चाहे मैक्सिमम चाहे मिनिमम। तो ये 4 केसेस रहे आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, 4 केसेस बेसिक नॉलेज के लिए आपके हो गए। चलिए अब यहां पे हम
यहाँ पे इतनी कहानी तो हो गई, 4 हमने देख ली ओवरऑल हमारे क्या कॉमन टेंजेंट होते हैं, मतलब ये कहानी आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद कहानी क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो हम सबसे पहले ये जाने कि कॉमन टेंजेंट, ये तो हमें पता चल गया क्या होते हैं। अब हम कॉमन टेंजेंट की कैटेगरी देख रहे हैं, तो हमें दो भाई कैटेगरी यहाँ पे दिख रही है। एक तो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो दूसरा वाला दिख रहा है वो हमारा दिख रहा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या होते हैं जरा वो समझ लीजिए, ठीक है। सपोज आपके सामने ये 2 सर्कल हैं, अभी अभी आपने सारे टाइप में टेंजेंट आपने ड्रॉ की है, ठीक है, अभी आपने टेंजेंट ड्रॉ करके सीख लिया। अगर हम यहाँ पे एक लाइन इस तरीके, ये जो आपकी कॉमन टेंजेंट्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी जो कॉमन टेंजेंट होती हैं, ये जो आपकी कॉमन टेंजेंट है ये आपकी कहलाती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये आपका 2 सर्कल हुआ भाई, और डायरेक्टली एक यहाँ पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यही आपका कहलाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर बात की जाए ट्रांसवर्स कौन, तो डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं इसको, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, ठीक है, वही है उभयनिष्ठ। अभी जो आपके सामने मैंने नाम लिखा था उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, और इसको बोलते हैं तिर्यक स्पर्शी, ठीक है, इसको बोला जाता है तिर्यक स्पर्शी। हिंदी में नाम है इसका तिर्यक स्पर्शी, और इसका जो नाम है ये है आपका उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी। तो हिंदी के नाम जान लीजिए, बस यूज आपको करना क्या है, इंग्लिश वाले वर्ड ही यूज, मतलब क्वेश्चन में यूजुअली इंग्लिश वाले ही आपके वर्ड यूज किए जाते हैं, तो आपके सामने इंग्लिश वाला वर्ड ज़्यादा हैबिचुअल, मतलब ज़्यादा आप फैमिलियर हो सकते हैं। यहाँ तक तो कहानी क्लियर रही भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पता चल गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, फिर हम बात कर लेते हैं भाई ट्रांसवर्स क्या होता है, वो चेक कर लो आप। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपकी ये होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक स्पर्शी, ठीक है। नाम पता चल गया आपको। सबसे पहले क्या हम लोगों ने जाना कॉमन टेंजेंट क्या होता है। कॉमन टेंजेंट के बाद हम लोग देख लिए कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं अलग अलग 4 केसेस में। उसके बाद हम लोग कैटेगरी की बात करें तो 2 टाइप होती है कॉमन टेंजेंट की, एक आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब हम बात करेंगे कि इनकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इनकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपसे लिखा गया लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, जरा वो देख लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट, मतलब अगर आपको लंबाई कैलकुलेट करनी हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मान लीजिए 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर आपके सामने ओ दिया गया है, 2 सर्कल जिनका सेंटर आपको मैंने लिख दिया ओ, इनकी रेडियस भी मैंने बता दी भाई, रेडियस भी हमने बता दी, यहाँ पे इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस हमने आपसे कह दी कि इसकी रेडियस है R2। 2 सर्कल जिनकी रेडियस आपको R1 और R2 दे रखी है। एक चीज और आपको बता दिया जाएगा, इनके सेंटर का गैप, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, वो हमने आपको अपनी तरफ से कह दी कि इनके सेंटर का जो गैप है वो है D के बराबर। मतलब आपको क्या मिल गया भाई, 2 सर्कल जो कि एक जिनके केंद्र एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हो, ठीक है, D दूरी पर स्थित हो, उनकी कॉमन टेंजेंट हम आपसे कह रहे हैं, ये आपके सामने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की गई है। यहाँ पे मैंने कह दिया ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है। आपको जो लंबाई बतानी है वो AB की लंबाई बतानी है, ठीक है। अब आपके पास नोन कौन कौन सा डेटा है, आपके पास ये डिस्टेंस है, ये आपको मतलब सेंटर के बीच का गैप, ये आपको रेडियस दे रखी है, दोनों लेंथ ऑफ रेडियस दे रखी है। तो जो इनकी लंबाई होती है भाई, आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखोगे यहाँ पे जो आपके सामने वैल्यू निकल के आ गई, लेंथ ऑफ डायरेक्ट को, जो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो जो होती है आपकी, वो इस तरीके से दी जाती है, डी स्क्वायर माइनस, मतलब सेंटर के बीच का गैप जो है उसका स्क्वायर, माइनस जो इनकी रेडियस है उसके डिफरेंस का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो R1 माइनस R2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये चीज याद रखना होगा। डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, यहाँ से आप एक बस मतलब इस लाइन के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये आपको राइट एंगल दिख ही रहा है भाई, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको हो गए R1 माइनस R2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R1 माइनस R2 हो जाएगी। और ये जो आपको लंबाई दिख रही है भाई वो D है, तो ये भी D होगा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल मतलब आपका हाइपोटेनस होगा, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की लंबाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, वही लिखा है आपके सामने, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, आपको बस क्या करना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस। अब इसके बाद बात करते हैं, हम लोग देख लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है। सबसे पहले हमने यही बता दिया कि आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के जो भाई सेंटर है वो सेंटर आपको मैंने बता दिया O, ये भी आपका मतलब क्या है, इसके O और O डैश हमने भाई सर्कल बता दिए। हमने कहा कि जो रेडियस है वो R1 और R2, क्लियर इतना, रेडियस हमने R1 और R2 बता दिया। और इनकी जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इसको हमने नाम दे दिया AB, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को हमने नाम दे दिया AB का। अब यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो ये इसकी रेडियस हमने नाम दे दिया इसको R1, और यहाँ पे ये जो रेडियस है इसको हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया R2।
सेंटर के बीच का जो गैप है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, सेंटर के बीच का जो गैप है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इनकी मतलब जो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई हम लोग देते हैं ए बी, ठीक है, होता लगभग वही ये सब कुछ, बस बहुत बारीक सा चेंज होता है कि जो सेंटर के बीच का गैप है उसका स्क्वायर किया मैंने डी स्क्वायर और माइनस रेडियस जो होती है उसका सम r1 प्लस r2 और इसका होल स्क्वायर, बस थोड़ा सा चेंज होता है। ट्रांसवर्स है तो बस प्लस का साइन रहेगा और अगर डायरेक्ट है तो यहाँ पे भी रेडियस का डिफरेंस होता है। ये दो चीजें आपको पता चल गई, ठीक है, कॉमन टेंजेंट पता चला, कितने मैक्सिमम और मिनिमम कितनी ड्रॉ की जा सकती है वो देख लिया, टाइप देख लिया हम लोगों ने कितने टाइप की होती हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्पेशल पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब स्पेशल केसेस में कॉमन टेंजेंट जो है, सबसे पहले एक स्पेशल केस की हम लोग बात करते हैं और वो स्पेशल केस आपका ये है कि जैसे अभी आप लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास दो, मान लीजिए हमारा ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और हमने कहा कि ये यहाँ पे एक आपके सामने हमने यहाँ पे मतलब ड्रॉ कर दिया, ये कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी, और यहाँ पे मैंने कहा कि इनके बीच का जो गैप है ना, वो इनके बीच का गैप हमने अपनी तरफ से कह दिया डी के बराबर है। तो आपसे जब हम पूछते थे बताओ ए बी क्या है, तो आप ए बी की वैल्यू बताते हो कितना भाई, अगर रेडियस इनकी r1 और r2 है तो आप वैल्यू इनकी बताते हो ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर और माइनस, और फिर क्या आप कहते हो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यही कहते हो आप। अब भाई सीधी सी बात है, एक कहानी तो मुझे, ये कहानी तो मुझे पता चल गई है। स्पेशल केस में ये होगा अगर आपका ये जो गैप है, मतलब ये स्पेशल केस हम वो लेने चल रहे हैं कि अगर इनके बीच का जो गैप है मतलब वो खत्म हो जाए, कहने का मतलब कि जो सर्कल है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो। तो पहले केस में हम वो बात करने वाले हैं कि दो सर्कल, अगर आपके दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और इस कंडीशन में आपको बताना है, क्या बताना है जरा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें डेटा के नाम पे आपको क्या क्या दिया गया है वो हम आपसे कह दे रहे हैं। ये इनके सेंटर्स हुए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना स्पेशल केस कौन सा है, C1 C2 ये इनके सेंटर्स हैं। यहां पे मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि इसके लिए रेडियस जो है वो r1 है, दो सर्कल हैं भाई आपको बता दिया गया, और ये है r2, दो सर्कल जिनकी रेडियस हमने r1 r2 दे दी। जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसको हमने ए बी नाम दे दिया, ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अब स्पेशल केस आपका ये बन रहा है कि ये जो बीच का रीजन छूटा हुआ है, सबसे पहले इसी इतने स्पेशल केस पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्या स्पेशल केस पे बात करेंगे, अगर दो सर्कल आपके एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इस कंडीशन में बताइए ए बी क्या होगा। अगर हम मुझे आपसे यहीं पे ए बी की वैल्यू पूछें तो आप जानते क्या, ए बी की वैल्यू आप हम सब क्या जानते हैं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ, क्या स्क्वायर रूट ऑफ लगाएंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ सबसे पहले तो इनके सेंटर का गैप, तो भाई ये भी r1 है और ये कितना है r2, ये लिखते हैं ना d, तो भाई ये कितना हो जाएगा, पूरा सेंटर का गैप आप कहोगे r1 प्लस r2, आपको दिख रहा है, यही लिखते हो ना सेंटर के बीच का गैप, आप लिखोगे r1 प्लस r2 इसका होल स्क्वायर और माइनस, फिर आप लिखोगे इनके रेडियस का डिफरेंस, तो आप कहोगे r1 और माइनस r2 इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दो। जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, देखो एक बार r2 कैंसिल होगा तो 2r1 जुड़ के होगा 2r1, और इंटू एक बार r1 कैंसिल होगा घटाने पे, तो भाई r2 जुड़ के कितना हो जाएगा 2r2। अब जब स्क्वायर रूट ले लिया तो वैल्यू मेरे निकल के आ गई 2r1 और r2, ये हमारा रिजल्ट रहा। और रिजल्ट क्या कहता है कि अगर दो सर्कल आपके, मतलब दो वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो, मतलब बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हो, तो उनके जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्शी की जो लंबाई होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ दोनों रेडियस का प्रोडक्ट। क्लियर, इतना यहां तक कहानी क्लियर। अगर ये बात आपको क्लियर है तो थोड़ा सा इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो स्पेशल केस आपका ये था कि अगर दो आपके सामने वो जो बीच का रीजन छूटा हुआ है, इनके बीच में अगर हम एक भाई ड्रॉ कर देते हैं एक सर्कल, ठीक है, क्वेश्चन इस पे बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखें। तो हम एक रिजल्ट यहां से निकालेंगे। हमने कहा कि दो सर्कल हैं, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा दो सर्कल जिनके सेंटर का गैप है C1 और C2, ठीक है, दो सर्कल जिनके सेंटर का गैप आपको C1 C2 दिख रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने कह दिया कि इसकी रेडियस जो है वो r1 है, यहां पे इसकी रेडियस जो है वो हमने कह दिया r2 है। क्लियर, इतना। a और b इनकी जो है वो कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। आपसे कहा जाता है छोटे वाले सर्कल की रेडियस बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपसे पूछी जाती है। लेट हम छोटे वाले सर्कल की रेडियस को स्मॉल r मान लेते हैं अपनी तरफ से मैंने स्मॉल r मान लिया, नाम रख देते हैं भाई
इसको हमने C1 C2 रखा है, इसको हम C3 भी कह दे रहे हैं, सेंटर जो है इसका C3 मैंने बोल दिया, इस पॉइंट को हम C कह दे रहे हैं अपनी तरफ से। अब एक चीज तो मुझे पता चल गई, एक चीज मुझे ये पता चल गई कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो जो उनके बीच की जो कॉमन टेंजेंट होती है उस कॉमन टेंजेंट की वैल्यू हम लोग देते हैं किससे भाई, 2 और स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ रेडियस, यही होता है बोथ सर्कल, रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, यही लिखते हैं हम लोग। अब एक बात बताओ, अगर आप देखें तो क्या ये जो सेंटर आपको C1 C3 मतलब ये जो दोनों सर्कल आपको दिख रहे हैं, छोटा वाला ये पूरा बड़ा वाला सर्कल, ठीक है, C1 सेंटर वाला, ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो AC जो आपको लाइन दिख रही है, ये AC लाइन जो है वो इनकी दोनों की कॉमन टेंजेंट भी आपको दिख रही है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि AC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई और स्क्वायर रूट ऑफ क्या भाई, दोनों की रेडियस का प्रोडक्ट। छोटे वाले सर्कल की रेडियस को आपने स्मॉल r माना है और बड़े वाले की रेडियस क्या है r1, तो आपको हो गया r स्मॉल r इंटू r1। क्लियर इतना। सिमिलरली आप यहां पे बताएं बी, जो आपको ये C और B दिख रहा है, BC जो दिख रहा है, ये BC जो लाइन है वो भी तो भाई इन दोनों सर्कल का क्या है, BC लाइन जो है वो भी दोनों सर्कल की कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो हम यहाँ पे BC की लंबाई भी लिख सकते हैं और क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ और क्या भाई, ये आपको सब दोनों सर्कल का प्रोडक्ट, आप मतलब दोनों रेडियस का प्रोडक्ट स्मॉल r इंटू कैपिटल मतलब स्मॉल r और मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R2 यहाँ पे आपको दिख गया। और जो AB पूरी की पूरी लंबाई है वो AB क्या भाई, तो आप कहोगे 2 और स्क्वायर रूट ऑफ दोनों जो रेडियस है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, R1 और इंटू R2 कर दिया। अब ओवरऑल जो कहानी समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि जो AB की वैल्यू है वो AB की वैल्यू दोनों का सम है। आप कहोगे भाई AC और प्लस क्या BC, ये आपको दिख रहा होगा, AB की पूरी वैल्यू AC और BC का सम है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो AB की जो वैल्यू आप लिखोगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ और यहाँ पे मैंने लिखा R1 और R2 इक्वल टू AC की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दिख रही है, AC की वैल्यू आपने निकाली है 2, फिर ठीक है जो वैल्यू आपको दिख रही है वही पुट कर देते हैं, स्मॉल r इंटू R1 और प्लस 2, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r इंटू R2 ऐसे लिखा। फिर हम इस चीज को यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, 2 तो हमारा कैंसिल हो ही गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। पूरे के पूरा जो हमारे सामने फंक्शन है, पूरे फंक्शन को अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r R1 और R2 इस पूरे से डिवाइड कर दें ताकि हम चीजों को अच्छे से लिख सकें भाई, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख सकें, तो स्मॉल r R1 और R2 यहाँ पे भी लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r इंटू R1 और इंटू R2 यहाँ पे भी लिख दिया। तो जो फाइनल मेरा रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है, उस फाइनल रिजल्ट को हम आपके सामने लिख रहे हैं। जरा देखो R1 R2 यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे इसी तरीके से स्मॉल r R1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसी तरीके से R2 कैंसिल होगा, R कैंसिल होगा। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया है जरा वो हम आपके सामने लिख देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट हमारा यही रहा कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 और प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R2। ये हमारे सामने फाइनल रिजल्ट होता है कब, जब आपको दिखे कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उनके बीच की एक कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट में आपके सामने एक और सर्कल बना, कॉमन टेंजेंट और जो दो सर्कल हैं उनके बीच का जो रीजन बच रहा है उसमें एक और सर्कल बनाया गया है। इस टाइप में फ्रेमिंग होती है कि जो आपका सर्कल है वो दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और जो कॉमन टेंजेंट है उसको इंटरनली टच कर रहा है। तो बताइए उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, आपको इनकी रेडियस आपको बता दी जाती है R1 और R2 के टर्म। कि क्लियर रहा इतना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगर यहाँ तक आपके सामने ये बात क्लियर है, तो हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के हमारे स्पेशल पॉइंट्स क्या है। तो अभी अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे आपके सामने इस स्पेशल केस में देखो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि दो आपके सामने सर्कल हैं जिनमें आपको बताया गया कि देखो ये आपके सर्कल हैं और इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि सर्कल जिनके सेंटर्स हमने अपनी तरफ से कह दिए, ये सेंटर इसका A है, ठीक है, इसको मैंने B नाम दिया, ये सेंटर्स हैं। कॉमन टेंजेंट आपको मैंने कह दिया कि चलो PQ जो है वो आपकी कॉमन टेंजेंट है। आपको केस समझा रहे हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे ये इसकी रेडियस है, इस रेडियस को मैंने अपनी तरफ से नाम दिया R1 और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया आपको R2 का। अब हो क्या रहा है कि इसको आपने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया तो ये चीज़ आपकी जाके यहाँ पे कहीं पे मिल गई और सपोज जहाँ पे ये मिल रही है इसको हमने C पॉइंट अपनी तरफ से नाम दे दिया, ठीक है ना, ये आपकी C पॉइंट पे मिल रही है। अब आपसे होता क्या है कि कई बार इस टाइप में बोला जाता है कि आपकी टेंजेंट को आगे बढ़ाया गया, सेंटर के बीच का जो गैप, सेंटर के मतलब सेंटर को दोनों केंद्रों को मिला करके, दोनों सेंटर्स को मिला करके जब आगे बढ़ाया जाता है तो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं कहीं पे जाके, मान लो पॉइंट C पे मिल रही हैं, ऐसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। अब उसमें होता क्या 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 डेटा आपको पता रहता है, जैसे आपको डेटा के नाम पे रेडियस आपको यूजुअली दिया जाता है,
ठीक है, और यहाँ पे आपको सेंटर के बीच का गैप दिया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इन सब में रिलेशन वास्तव में क्या होता है। ठीक है, ये जो डी है इनके सेंटर के बीच का गैप है, रेडियस आपके सामने इतना नोन डेटा है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें इसी के बीच में रिलेशन निकालना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो दिख रहा है भाई ये तो हमारा 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस जो होता है रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। और अगर ये 90 आपको दिख रहा है, ठीक है, और एक एंगल ऐसा है जो कि दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। किन दो ट्रायंगल के लिए? एपीसी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं दो ट्रायंगल एपीसी, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो हमारा क्यूबीसी, ट्रायंगल क्यूबीसी। इन दोनों के लिए अगर हम देखें तो जो हमारा एंगल सी है वो कॉमन है। अगर वो एंगल सी कॉमन है तो जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। भाई आप खुद देखें एक एक एंगल तो बराबर है ही है, जैसे ही दूसरा एंगल बराबर हुआ ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हो गए तो हमें अब यहाँ पे अप्लाई करनी है, ट्रायंगल हमारे यहाँ पे सिमिलर है, ऐसे लगा दें। ठीक है, तो हमें अप्लाई जो करना है वो हमें भाई सिमिलरिटी अप्लाई करनी है। आपको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल मतलब जो आपके एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, उन्हीं को हमें बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे जरा वो देखते हैं। यहां पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर हम पूरा सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा रहे हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल की पूरी साइड क्या दिख रही है आपको? बड़े वाले ट्रायंगल की साइड दिख रही है AC, लिख दिया हमने AC, ठीक है। और जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसकी साइड आपको क्या दिख रही है? BC, तो AC अपॉन BC, बड़े वाले ट्रायंगल साइड। यहां तक क्लियर हुआ? बराबर। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देखो तो ये साइड और ये साइड ये दोनों एक दूसरे के भाई क्या है? करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इन दोनों को आप बराबर करोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना यहाँ पे कि R1 अपॉन R2 के बराबर, ऐसा आप लिख सकते हैं। AC इक्वल टू R1 और BC इक्वल टू मतलब AC अपॉन BC इक्वल टू R1 अपॉन R2। अच्छा, अगर आप देखें इस तरीके से जब आपको रेशियो दिया होता है, ठीक है, जब आपको रेशियो दिया होता है तो क्या आप इस चीज को ऐसे लिख पाते हैं? इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। कैसे? आप लिख सकते हो AC इक्वल टू R1 इंटू एक्स, ऐसे लिखे ना। 3:4 रेशियो बताता है तो कहते हैं ये 3x है ये 4x है, उस टाइप में लिख रहे हैं। और BC की जो वैल्यू आ गई वो BC की वैल्यू आ गई हमारी R2 इंटू एक्स के बराबर, R2 इंटू एक्स के बराबर। किसी तरीके से मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे हम एक चीज ये कह सकते हैं कि जो AB की वैल्यू है, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो AB की वैल्यू है, AB इक्वल टू वो क्या है? AB की वैल्यू हम कह सकते हैं AC माइनस BC, ऐसा लिख सकते हैं, AC माइनस BC इस तरीके से। तो अगर आप ये देखो AC की वैल्यू कितनी है, आप जो वैल्यू जानते हो वो वैल्यू आप पुट कर दो। तो AB की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पे कितने के बराबर? D के बराबर है। और AC की वैल्यू कितनी दिख रही है? R1 इंटू एक्स। और BC की वैल्यू कितनी है? R2 इंटू एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x और ब्रैकेट में कितना? R1 माइनस R2 के बराबर। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी कितने के बराबर? D अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। तो मुझे जो डेटा मिला ओवरऑल, AC की लंबाई मतलब A से लेकर के पूरी की पूरी दूरी, AC की लंबाई मेरी कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी वो हो जाएगी मेरी R1 अपॉन, और x की वैल्यू कितनी निकाले हैं? D अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। x कितना? R1 माइनस R2 और इंटू D। ये मुझे मिली ओवरऑल कहानी किसकी लंबाई? AC की लंबाई, ठीक है। और जो BC की लंबाई मिलेगी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी? R2 इंटू और वही सेम चीज D अपॉन R1 माइनस R2। अब हम इसको पूरा फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं, अगर चीजें आपको समझ आ गई हैं। कैसे? पूरा फाइनल जो रिजल्ट मेरा निकल के आया था, सपोज ये है हमारा पॉइंट, इस तरीके से फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं। आगे बढ़ाने पे ये हमारा यहाँ पे मिलता है। आपसे कहा जाता है R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, ठीक है, जिनके सेंटर का गैप आपको बता दिया 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इस टाइप में। और कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को मतलब जो आपकी कॉमन टेंजेंट है और जो सेंटर की जो दोनों सेंटर हैं उनको मिला करके आगे बढ़ाते हैं तो वो किसी एक पॉइंट, सपोज यहाँ पे हमने कहा किसी पॉइंट पे सपोज एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसके नाम दे, यहाँ पे A लिख दिया हमने, यहाँ पे B लिख दिया हमने, कहा C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का ये जो गैप्स है ना, ये पूछा जाता है। तो अगर आपसे ये बड़ी वाली वैल्यू चाहिए, जैसे आपसे AC पूछा गया, तो आप AC की वैल्यू जो लिखोगे वो क्या? R1, और जो भी प्रोडक्ट निकल के आया था वो क्या? D अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। और जब अगर आपसे पूछा जाए B से लेकर के C तक की दूरी बताओ, तो B से C तक की दूरी तो छोटा वाला आप ले लेना भाई, क्या है? R2, और फिर यही वैल्यू D अपॉन R1 माइनस R2। यही हम लोगों ने प्रूव किया, यही हमारा रिजल्ट रहा। क्लियर इतना? अब हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सब आपके स्पेशल रिजल्ट्स हैं, इन सबको याद रखिएगा। तो अभी ये चीज तो हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अभी इसके बाद जो है वो स्पेशल केस जरा वो देख लेते हैं। सेम सिमिलर चीज अगर आपके पास ये कह दिया जाए कि जो आपकी टेंजेंट है वो आपकी ट्रांसवर्स है। अभी तक क्या था? क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि वो आपकी टेंजेंट जो है वो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अभी इस तरीके से अगर आ जाए कि अगर आपकी जो टेंजेंट्स हैं वो आपकी ट्रांसवर्स है, तो उस केस में क्या होगा? देखो ये हमारे सेंटर्स हैं, ठीक है, ये सेंटर्स हैं भाई।
इनकी रेडियस को मैंने कह दिया ये R1 है रेडियस, और इस रेडियस को मैंने कह दिया अपनी तरफ से R2 है। सेंटर्स जो है वो आपके ए और बी मैंने कह दिया, और कहा कि जो आप सेंटर्स हैं ए और बी और टेंजेंट जब आप ड्रॉ करते हो तो एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है। मतलब क्वेश्चन जो आपकी कंडीशंस बनती है वो ये कि जो सेंटर के बीच वाली लाइन है वो लाइन और जो आपकी टेंजेंट है वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। डायरेक्ट रहती तो वो दूर, जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है तो वो दूर जाके इंटरसेक्ट करती है, ये वाली आपकी यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अभी आप लोगों ने देखा ये दो ट्रायंगल की बात करें, अगर हम यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं भाई, इस पॉइंट को हम यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं, पॉइंट हम पी और क्यू, नहीं पी नहीं, हम नाम दे रहे हैं कौन सा नाम दे दें यहाँ पे, हम चलो नाम दे दे रहे हैं एम और एन का, ठीक है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ट्रायंगल जरा चेक किया जाए ए एम और पी, ट्रायंगल ए एम पी और ट्रायंगल पी बी और एन, ट्रायंगल पी बी और एन, ए एम पी ट्रायंगल पी एन बी लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि अब ऑर्डर होता है, बस ऑर्डर यही कि भाई अगर आप 90 लिख रहे हैं तो जैसे जो ये दोनों के दोनों अगर हम देख रहे हैं तो सिमिलरिटी को हमें थोड़ा फाइंड करना होता है कि भाई कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर अगर एम बीच में आपने परपेंडिकुलर वाले को रखा है तो इस तरीके से हमें लिखना होता है। अब एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों के दोनों एंगल ट्रायंगल आपके क्या है, सिमिलर है। भाई आपको दिख रहा है ये आपका एंगल हुआ, ठीक है, ये आपका एंगल 90 है, यहाँ पे भी आपको एक 90 डिग्री दिख रहा है, जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम वही एंगल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है। तो बस यही है आपका, यहाँ पर ट्रायंगल क्या हो गया आपका, दोनों सिमिलर हुआ। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, ठीक है, दोनों ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर हुए तो हम भाई सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे कि जो आपका AP अपॉन BP, सबसे पहले इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में देखो AMP में, तो आप कहोगे AP हुआ, ये आप लिखोगे AP अपॉन, फिर यहाँ से आप लिख सकते हो क्या BP, AP अपॉन BP इक्वल टू, फिर आप कहोगे कितना हुआ ये, तो भाई ये दूसरी वाली साइड देख लो, परपेंडिकुलर जो है आपकी R1 अपॉन फिर R2 लिख सकते हो, तो R1 अपॉन R2 हो गया। यहाँ पे भी वही सेम कहानी की आप कह सकते हो AP इक्वल टू R1 इंटू एक्स, और जो आपका BP होगा BP ये हो जाएगा आपका R2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, AB इक्वल टू, आप लिखोगे AB की जो पूरी वैल्यू है AB इक्वल टू, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में, मतलब ये आपको डेटा दिया जाएगा AB मतलब D, ठीक है, तो आप लिखोगे AB की जो वैल्यू है वो हो जाएगी AP और प्लस फिर क्या PB, और ये वैल्यू आपको D दे रखी है, तो यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो R1x प्लस R2x लिखोगे, x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा R1 और प्लस R2 के बराबर। इतना तक ठीक हुआ। अब x की वैल्यू जब आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे x की जो वैल्यू आई वो आ गई D अपॉन R1 प्लस R2, D अपॉन R1 प्लस R2 आ गई। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो AP की वैल्यू R1x, A2 AP, BP की वैल्यू आपको R2x दे रखी है। अब आप यहाँ पे पुट करके आराम से वैल्यूज लिख सकते हैं, जैसे AP मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो जो आपको बस अंतर क्या निकल के, देखो AP की वैल्यू आप लिखोगे तो क्या आएगा, वही रेडियस ले लो जिस सर्कल से आपसे पूछा जा रहा है R1, और फिर मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, D अपॉन R1 प्लस R2 से। सिमिलरली यहाँ पे आप कह सकते हो भाई इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो R2 इंटू और फिर D अपॉन R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी कहानी क्लियर हुई, ठीक है। तो ये आपने टेंजेंट के बारे में, कॉमन टेंजेंट के बारे में पूरी की पूरी कहानी देख ली। कॉमन टेंजेंट के बारे में इतना ही होता है। अब बची बात जो वो ये कि इस पे क्वेश्चंस कैसे डिजाइन किए जाएंगे, तो आने वाले सेशन में हम लोग इस पे बेस्ड और भी तमाम वेरिएशन जो हो सकती है, सारी की सारी वेरिएशन पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।